हाँ जी, क्या हाल है? तो बड़ी डिटेल वीडियो बना रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज पर। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप फॉरवर्ड कर देना जो चीज़ समझ आती है। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो हम बनाते हैं वो हम किस लिए बनाते हैं? हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो हमारी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट होती है, इट डजंट गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन विच यू नीड, बिकॉज देयर इज सम इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट इन द इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, लाइक द मूवमेंट ऑफ कैश, पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ गया। ये सारी चीज़ें इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं बताती है। तो शेयर होल्डर्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन प्रॉब्ली सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि यार उनका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है टू प्रोवाइड द फुल पिक्चर टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, देन दे कैन कनेक्ट ऑल द डॉट्स। ठीक है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे होती है। वो तो हमें ये बताती है इतना पैसा आना चाहिए था, इतना पैसा जाना चाहिए था, और बैलेंस शीट ये बताती है अब आपके पास ये है। So you know where it came from and where it went, the sources of cash coming in and sources of cash going out, which means your inflows and outflows are shown on a cash flow statement. ठीक है। अच्छा, अब वैसे तो हम इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज अगर हम चाहें तो हम यूँ जैसे कैश बजट में दिखाते हैं, हम यहाँ लिख दें इनफ्लोज और सारे पैसे जो आ रहे हैं वो इधर लिख दें, और यहाँ लिख दें आउटफ्लोज और सारे पैसे जो जा रहे हैं वो इधर लिख दें, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया। But then this analysis, to make it more useful, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसका नाम है IAS 7, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7। वो ये कहता है कि जो भी कंपनी अपना स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाएगा उसको एक तो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज दिखाने हैं, दूसरा उसको काम ये करना है कि उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करके दिखाना है। मतलब यू हैव टू शो दैट योर कैश फ्लोज कैन बी operating or they can be investing or they can be financing। ठीक है, अब एक और मसला है, वो ये है, पहले डिस्कस करते हैं इनका मतलब क्या होता है। ऑपरेटिंग का तो मतलब होता है भाई जो आप डे टू डे ऑपरेशन से जो आपको पैसे मिलते हैं या जो आप पैसे देते हो ऑन ऑल योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड ऑल योर रेवेन्यू एक्सपेंसेस थ्रू योर डे टू डे ऑपरेशंस, जो हम पैसे कमाते हैं, दैट्स ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग मीन्स लाइक कैपेक्स, जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, दैट्स योर आउटफ्लो, एंड योर सेल ऑफ एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, विच इज़ योर इनफ्लो, एंड योर if you receive any interest or dividend, if you receive them, that is also because you have invested somewhere. So that's your interest received and dividend received, that's your investing activity. Financing में you have like things like issue of shares, पहले होता था redemption of shares, अब वो नहीं होता, this is a plus, मतलब cash coming in. Then you have issue of loan, मतलब loan लेना. Then you have a repayment of loan or debentures, which is negative, and you also record dividend paid, which is negative. Interest paid और tax paid, because we consider that to be day to day, तो हम उसको ऑपरेटिंग में लिख देते हैं। ठीक है, अब मसला एक आखिरी है कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, ये देखो, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हम सीधे तरीके से निकाल रहे हैं, मतलब जो आ रहा है वो ऐड करें, जो जा रहा है वो माइनस करें। ऑपरेटिंग को निकालने का भी डायरेक्ट मेथड होता है एक, वो आप यूनिवर्सिटी में सीखेंगे, वो अब नहीं है सिलेबस में। हमें मसला ये है कि हमें इतनी इन्फॉर्मेशन ही दी होगी क्वेश्चन में कि हम ऑपरेटिंग का जो डायरेक्ट मेथड है ना वो यूज़ कर सकें। मतलब यार ऑपरेटिंग का डायरेक्ट मेथड ये होता है कि समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि कैश सेल से कितने पैसे मिले, डेटर से कितने पैसे मिले, कैश परचेज में कितने पैसे दिए, क्रेडिटर्स को कितने पैसे दिए, एक्सपेंसेस कितने पे किए, इंटरेस्ट कितना पे किया, टैक्स कितना पे किया, and that is your operating. But the issue is कि we don't have enough information to get cash sales, receipts from debtors and payments to creditors and how much expenses we are paying. तो इसलिए जो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यूज़ करना होता है इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो, इनटू लाइक ऑपरेटिंग कैश फ्लो. There is a technique where you can adjust your operating profit and it will become same as if you have done cash sales plus trade receivables, so पैसे minus payments and minus expenses, because
you can reconcile the profit into cash flow. ठीक है, an examiner will expect you to do that. ऐसा भी हो सकता है in most of the question part A में वो आपको बोले ही calculate net cash flow from operating activities. So you will not use the direct method, which you don't even know what it is. You use the indirect method, which is this. आप ये बोलोगे कि भाई देखो, अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर आसान क्वेश्चन है, अगर इनकम स्टेटमेंट बना हुआ है तो उसने आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ होगा, सही है. नहीं दिया हुआ होगा अगर, तो क्या करते हैं, अगर लेट्स उसने हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिया तो डिपेंड करता है कि उसने हमें क्या दिया. क्या उसने हमें नेट प्रॉफिट दिया? अगर नेट प्रॉफिट दिया तो हम उसमें इंटरेस्ट को ऐड बैक कर लेंगे तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन जाएगा. रिमेंबर ये वाली जो चीज़ होती है, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए आप ये याद रखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम हमेशा पहले तो ऐड करते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव, अगर कोई हो. ये मैं इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा. फिर आप इसमें से लेस करते हैं इंटरेस्ट, तो आगे आ जाता है नेट प्रॉफिट. फिर आप इसमें से लेस करते हैं टैक्स, तो आगे आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सही है, PAT. उसके बाद आप इसमें से माइनस करते हैं प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड अगर कोई हो. फिर आप माइनस करते हैं जनरल रिजर्व. फिर आप माइनस करते हैं ऑर्डिनरी शेयर के डिविडेंड, और तब जाके आपके पास आ जाता है रिटेन प्रॉफिट. अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में उसने आपको क्या दिया है. देखो अगर ये पूरी चीज़ बनी हुई है फिर तो सीन ऑन है, यू नो द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड दैट्स व्हाट यू विल स्टार्ट विद फॉर योर ऑपरेटिंग कैश फ्लो, मतलब जो आपकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कैश फ्लो की. अगर बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन होगा तो हो सकता है उसने हमें ये नहीं बना के दिया, लेकिन फिर उसने हमें रिटेन प्रॉफिट दिया होगा. या देखो क्वेश्चन में ना हमेशा आपको 2 बैलेंस शीट्स दी हुई होती हैं. जैसे अगर लेट से आपको रिटेन प्रॉफिट स्टार्ट का पता है 30 और एंड का पता है 70, तो इसका मतलब है from looking at the balance sheet, by just looking at the balance sheet, the 30 and 70, I can easily say by my return profit is 40. अगर डिक्रीज हो रहा हो, जैसे अगर ये स्टार्ट हो और ये एंड हो, तो आई कैन से इट्स -40, सही है. एंड देन व्हाट आई कैन डू इज आई कैन प्लग इन ऑल दीज थिंग्स लाइक ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड अगर दिया हुआ है, जनरल रिजर्व अगर वो भी बैलेंस शीट से पता चल जाएगा अगर इंक्रीज हो रहा हो जनरल रिजर्व. प्रेफरेंस शेयर बहुत कम होते हैं. And you can go in reverse and you can find the operating profit. You can find anything. You can even find the net profit if you want to. अगर क्वेश्चन में बोले find profit after tax, आप वो भी ढूंढ सकते हो. तो just go till here. So if you go from here to here, you find the operating profit. खैर, so once you have the operating profit, फिर क्या करते हैं? मैं बाकी calculations अभी आपको पहले फॉर्मेट समझा के then I'll tell you depreciation कैसे कैलकुलेट होती है, सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट होती हैं. अच्छा जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप सबसे पहला काम ये करते हो कि आप इसमें जो भी करंट ईयर की जिस साल का कैश फ्लो बन रहा है उस साल की जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है वो आप ऐड करते हो. अगर कोई इसी तरह गुडविल भी कोई राइट ऑफ हुई है, अगर डिक्रीज हो रही है बैलेंस शीट पे, तो उसको भी ऐड करते हैं. फिर हम ऐड करते हैं लॉस ऑन डिस्पोजल. फिर हम माइनस करते हैं गेन ऑन डिस्पोजल, और उसके बाद हम देखते हैं अपने करंट एसेट्स को. अगर हमारे करंट एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो हम इंडिविजुअली जैसे स्टॉक, डेटर्स और वो सब इंडिविजुअली देख के सबको इंडिविजुअली लिखेंगे. लेस इंक्रीज इन स्टॉक, लेस डिक्रीज इंक्रीज इन डेटर्स, ऐड डिक्रीज इन प्रीपेड और व्हाटएवर, ठीक है. और फिर आप करते हो ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, देन यू हैव ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड यू हैव लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज. ये एक फिगर आता है. इसमें हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन बस अब इसमें से हमें माइनस करना होता है इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड, ठीक है. तो ये हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होता है. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड स्लाइटली कि ये क्यों हो रहा है, तो देखें प्रॉफिट इज अक्रूवल कॉन्सेप्ट से निकला हुआ है, ठीक है. हम उसको कैश में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं. तो जिस इंसान ने भी प्रॉफिट निकाला उसने उस प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन और गुडविल राइट ऑफ करी हुई है, लेकिन because it's only an accounting adjustment, we have not really paid for it. So to get the amount of cash which you are paying, we just add back these two things. And even same goes for the loss. Loss हमने अपनी income statement से minus कर दिया, but it's not a monetary loss. It's just miscalculation of depreciation. तो हम उसको add कर लेते हैं. Same goes for gain. It's not like a monetary gain. It's just that we got the money,
मोर देन आर नेट बुक वैल्यू, तो जितना मनी हमें मिला है वो तो हम अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में डालेंगे ना, तो इसमें जो भी गेन हुआ है वो हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अजीब सा है, मुझसे भी किसी ने ईमेल पे भी पूछा था, उसमें हम यहीं पे ना इसी रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में डिविडेंड रिसीव भी माइनस कर रहे हैं। नॉर्मली नहीं करते हैं क्योंकि डिविडेंड रिसीव ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्लूडेड नहीं होते हैं, बट वो एक क्वेश्चन है उसमें उसने जो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है, आई थिंक 2014 का क्वेश्चन है किसका है, उसमें जो उसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है उसमें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का उसने फिगर दिया हुआ है उसमें डिविडेंड रिसीव ऐड किया हुआ है, तो या तो आप उसमें से पहले ही माइनस करके यहाँ लिखो या आप फिर उसको इधर माइनस करो। अच्छा खैर, ये इंक्रीज इन करंट एसेट्स को क्यों माइनस कर रहे हैं और डिक्रीज को क्यों ऐड कर रहे हैं? ये बेटा अगर करंट एसेट्स आपके इंक्रीज होते हैं तो दैट मीन्स आपने अपना जो प्रॉफिट है वो करंट एसेट्स में री इन्वेस्ट कर दिया और आपके कैश फॉर्म में आपके पास नहीं आया, तो वो प्रॉफिट में तो काउंट हो गई ये चीज़ जो करंट एसेट्स का बढ़ना है। या जैसे अगर आपका स्टॉक कन्वर्ट हो जाए डेटर्स में तो वो बढ़ेगा ना, क्योंकि डेटर्स सेलिंग प्राइस पे होंगे, तो वो हमने सेल में काउंट कर लिया होगा, लेकिन वो पैसा तो हमारे पास आया नहीं है। इसी तरह इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ को हम ऐड करते हैं, डिक्रीज को माइनस करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे जो मैं करंट एसेट्स लिख रहा हूँ और यहाँ पे जो करंट लायबिलिटीज़ लिख रहा हूँ, इसमें कुछ करंट एसेट्स हैं जिनको इंक्लूड नहीं करना है। जैसे जो करंट एसेट्स हैं इनमें आपने सिर्फ इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स और प्रीपेड को इंक्लूड करना है, कैश और बैंक को इंक्लूड नहीं करना है। इनको इंक्लूड करना है, कैश और बैंक को इंक्लूड नहीं करना है। और इसी तरह करंट लायबिलिटीज़ में यू ओनली हैव टू टेक टीपी एंड ओइंग्स, मतलब नॉर्मल ओइंग्स। इंटरेस्ट की ओइंग और टैक्स की ओइंग को हम नहीं करते हैं एडजस्ट, क्योंकि बेटा हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को एडजस्ट कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट और टैक्स तो अभी तक आया ही नहीं है, और हम इंटरेस्ट और टैक्स की ओइंग को पेड निकालने के लिए एडजस्ट करते हैं, वो मैं आपको अभी सिखाता हूँ उसको। तो क्योंकि इधर जाता ही पेड है तो उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो जो बाकी एक्सपेंसेस हैं ना वो पेड नहीं गए, वो गए हैं अक्रूड, तो हम उनके जो प्रीपेड और ओइंग्स है ना हम उनको एडजस्ट करके इस तरह डाल देते हैं कि यार ताकि वो वाली वैल्यू चली जाए जो हमने पे करी है, ठीक है। तो इंटरेस्ट और टैक्स के लिए हम करते हैं क्या? इंटरेस्ट और टैक्स के लिए ना जस्ट रिमेंबर दैट फॉर इंटरेस्ट एंड टैक्स पेड you'll have to make a tax account and an interest account. Basically interest account या टैक्स अकाउंट दोनों एक जैसे ही होते हैं, सही है, बनाएंगे अलग अलग, इसमें BD इधर होता है और CD इधर होता है। ये तो आपको हमेशा बैलेंस शीट से मिल जाएगा क्योंकि दो बैलेंस शीट्स होंगी, ये नहीं हो तो नहीं है। फिर एक वैल्यू होती है इनकम स्टेटमेंट, एक वैल्यू होती है बैंक। अगर इंटरेस्ट में जैसे यूजली BD CD अगर कभी ना हो तो जो इनकम स्टेटमेंट में दिया हुआ है वही बैंक है, और अगर इनकम स्टेटमेंट का फिगर नहीं दिया हुआ तो आप बैलेंस शीट से डिबेंचर्स की जो वैल्यू दी हुई है ना उस पर इंटरेस्ट लगा दें। जैसे अगर वो बोल रहा है यार आपके स्टार्ट में डिबेंचर्स 700 हैं, एंड में 900 हैं और 10% डिबेंचर्स हैं, ठीक है, तो अगर वो बोले द इंटरेस्ट शुड बी पेड ऑन ऑल द 900 देन यू हैव 90 का इंटरेस्ट, सही है। लेकिन अगर इनकम स्टेटमेंट बनी हुई दी है और उसमें 90 से ज़्यादा का इंटरेस्ट है ना तो आपने फिर वो वही वाला इंटरेस्ट लेना है। जो इनकम स्टेटमेंट अगर बनी हुई है तो यू जस्ट टेक इनकम स्टेटमेंट वाला इंटरेस्ट। डिबेंचर से इंटरेस्ट हम तब निकालेंगे इस चैप्टर में जब इनकम स्टेटमेंट नहीं बनी हो, ना इंटरेस्ट फॉर द ईयर दिया और हमें इंटरेस्ट फॉर द ईयर चाहिए होता है यहाँ पे लगाने के लिए ताकि हम वो बैंक ढूंढ सकें। तो अगर वो नहीं दिया हुआ है तब तो आप डिबेंचर से निकाल लें। अच्छा, अगर ये डिबेंचर बीच में इशू हो रहे हो तो फिर वो आधा इस पे और आधा इस पे होता है, ठीक है। और टैक्स में आपने याद रखना होता है कि भाई टैक्स में भी BD इधर आ जाता है, CD इधर आ जाता है। इनकम स्टेटमेंट फिगर अगेन अगर दिया हो तो लिख दो और यहाँ से बैंक निकाल लो। ये बैंक और ये बैंक, ये दो वैल्यूज हमने लिखनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और ये हमने लिखना है इनकम स्टेटमेंट में अगर हमें खुद बनानी हो ऊपर जाने के लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। और बहुत रेयर केस एक होता है टैक्स का, अगर कभी भी कुछ ना आपको मिल रहा हो, जैसे अगर बेटा ये टैक्स पेएबल आपको बैलेंस शीट पे दिया हो 30 और यहाँ दिया हो 40, ये टैक्स का आप अकाउंट बना रहे हो, लेट्स से BD 30 और CD 40। अब लेट्स से कहीं इनकम स्टेटमेंट के बारे में और पेड के बारे में नहीं दिया हुआ है, मतलब ना बैंक दिया हुआ है ना इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, इनकम स्टेटमेंट बनी हुई नहीं, आपने खुद इनकम स्टेटमेंट बनानी है प्रॉफिट निकालने के लिए। अब आप क्या करोगे? तो अब मजबूरी तौर पर आप हमेशा अस्यूम करोगे जब कुछ नहीं दिया हो। देखो अगर उसको बोले ना टैक्स पेड फॉर द ईयर वाज 26, फिर तो 26 होगा, सही है। या अगर वो बोले इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर वाज 26 तो फिर ये 26 होगा। लेकिन अगर ऐसा वो ना बोले और आपको खुद फिगर आउट करना हो तो आप हमेशा ये अजम्पशन करोगे कि कंपनी विल पे लास्ट ईयर का एग्जैक्ट टैक्स, मतलब ये बैंक 30 होगा और इनकम स्टेटमेंट 40 होगा। ये तब जब कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी हुई हो।
ठीक है, अब हमने अभी पीछे रिलेशन स्टेटमेंट बनाई थी, उसमें और क्या क्या था, तो उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमने पहली चीज़ करी थी डेप्रिसिएशन हमने ऐड करी थी। तो डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगा बेटा कि जब भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी हो ना, डू इट फ्रॉम नेट बुक वैल्यू। और ये देखो क्वेश्चन में, ये देखो एक अकाउंट याद रखो विच इज़ कॉल्ड योर नेट बुक वैल्यू अकाउंट, सारे काम हो जाएंगे इससे। इसमें BD इधर आता है, CD इधर आता है, डिस्पोजल इधर आता है नेट बुक वैल्यू पे, और एडिशंस इधर आते हैं, और डेप्रिसिएशन इधर आते हैं। अब देखें, अगर क्वेश्चन में उसने डेप्रिसिएशन दी हुई है फिर तो आपको कैलकुलेट ही नहीं करनी। मैं उस इंस्टेंस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई हो। तो देखो, अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में उसने जो बैलेंस शीट बनाई है वो स्टार्ट और एंड की जो बैलेंस शीट बनाई है वो कैसे बनाई है। देखो, अगर उसमें उसने लिखा हुआ है नॉन करंट एसेट और बस डायरेक्ट लिख दिया है 30,000 एंड जो भी 40,000, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। बट अगर उसने यूँ बताया हुआ है 30,000 कॉस्ट है और फिर उस पर 2,000 की डेप्रिसिएशन, और ये 40,000 कॉस्ट है और उस पर जो भी 6,000 की डेप्रिसिएशन है, फिर अब यहाँ पे 28 निकालेंगे, यहाँ पे वो निकालेंगे, और फिर इसको लिखेंगे इधर BD में और इसको लिखेंगे इधर CD में, सही है। तो लेट से हमने BT CD फिगर आउट कर लिया। अच्छा, अब जो भी डिस्पोजल्स हो रहे होंगे उनकी भी हम यहाँ पे नेट बुक वैल्यू लिखेंगे हमेशा, और वो आपको पता चल जाएगी, क्योंकि या तो वो आपको बता देगा इतनी कॉस्ट थी, इतनी डेप्रिसिएशन थी भाई, या वो आपको बता देगा 10 का बेचा है 2 का लॉस हुआ, तो उसका मतलब 12 नेट बुक वैल्यू है। तो यहाँ पे नेट बुक वैल्यू लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे, इधर। अब बच गए 2 मसले, एडिशन एंड डेप्रिसिएशन। तो अब वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में उसने एडिशन दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए, और अगर एडिशन नहीं दिए हुए होंगे ना तो गारंटेड उसने यहाँ पे जो डेटा ना ये वाला, ये कॉस्ट वाला भी दिया होगा। तो फिर आप क्या करो, आप हमेशा अगर एडिशन नहीं दिए हुए आप एक कॉस्ट अकाउंट बनाओ। कॉस्ट अकाउंट बना के ना आप BD इसमें कॉस्ट जाती है और डिस्पोजल भी कॉस्ट पे जाता है, यहाँ से एडिशंस ढूंढ लो, उन एडिशंस को इधर प्लग इन करो और यहाँ से डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपको, सही है। यू डोंट इवन हैव टू मेक द डेप्रिसिएशन अकाउंट, ऑलवेज मेक द, देखो अगर कॉस्ट और डेप्रिसिएशन अलग अलग दी हुई है तो मेक 2 अकाउंट्स, कॉस्ट एंड नेट बुक वैल्यू। अगर सिर्फ नेट बुक वैल्यू दी हुई है तो ओनली मेक नेट बुक वैल्यू अकाउंट, आपको डेफिनेटली हो ही नहीं सकता डेप्रिसिएशन ना मिलेगा, ठीक है। फिर इसमें अगली चीज़ आती थी लॉस, वो तो दिया होगा, या आप नेट बुक वैल्यू और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करके निकाल सकते हो लॉस चाहिए। इंक्रीज इन इन्वेंट्री वगैरह तो हम बैलेंस शीट्स को देख के निकाल लेते हैं। टैक्स वैक्स का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर जो अगला सेक्शन होता है इस स्टेटमेंट का, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग। तो जो पूरा IAS 7 पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, तो उसमें जो पहली हेडिंग होती है वो क्या होती है, ऑपरेटिंग। अगर एग्जामिनर बोले मेक द कैश फ्लो स्टेटमेंट बट डायरेक्ट, और ऑपरेटिंग अलग से ना मांगा हो, तब तो आप ऑपरेटिंग भी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर यहाँ करेंगे, सही, सब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऐड डेप्रिसिएशन, ब्ला 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 सब कुछ। अगर उसने पार्ट ए में ऑपरेटिंग मांगा है तो आपने पार्ट ए का जो भी आपका आंसर आया वो आपने यहाँ लिख दिया और वो ऑपरेटिंग हो गया। आप डायरेक्ट 2 पे आ गए, उसका नाम है इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है, यू गॉट परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, दैट्स योर एडिशंस। तो वो अगर कभी भी नहीं दिए हो तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं, उसको नेगेटिव में लिखते हैं, और उसको कैसे ढूंढ सकते हैं, थ्रू द कॉस्ट अकाउंट। और अगर कॉस्ट दी भी नहीं हो और सिर्फ नेट बुक वैल्यू दी हुई तो फिर कैसे ढूंढेंगे, तो फिर डेफिनेटली क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दी हुई होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं दी हुई उस साल की। तो फिर आप नेट बुक वैल्यू अकाउंट से एडिशन ढूंढ लेंगे। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, सेलिंग प्राइस पे, नॉट नेट बुक वैल्यू पे, सेलिंग प्राइस पे जितने का बेचा वो इधर आ जाता है। उसके बाद अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है या कोई डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो उसको भी इधर लिखते हैं, ठीक है, एज पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव में जाते हैं, सही है। एंड सिर्फ बेटा नॉर्मली ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिविडेंड रिसीव ऐड हुआ नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए हम उसको अलग करते हैं। लेकिन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड हुआ होगा तो आप उसको माइनस करके लिखेंगे। अच्छा खैर, ये आंसर आपका आ जाएगा। अच्छा बाय द वे, अगर एक कोई दिया हो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, तो वो भी परचेज ऑफ NCA में ही आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दी हुई है आपको बैलेंस शीट पे एसेट्स में 30 और बाद में 40 हो गई, मतलब 10 की आपने खरीदी। तीसरा सेक्शन होता है फाइनेंसिंग। ये मैं अगली स्लाइड में आपको इसकी सारी चीज़ें बताता हूँ, बट इसमें जाता क्या क्या, इश्यू ऑफ शेयर्स वो मैं भी समझा रहा हूँ कैसे आता है,
रीपेमेंट ऑफ लोन या इशू ऑफ लोन जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, और डिविडेंड पेड बच जाते हैं, उसको माइनस करते हैं, ये आ जाएगा। इन तीनों आंसर्स को हम जो भी निकालेंगे आप उसका नाम रखेंगे नेट चेंज इन कैश एंड बैंक ना बोलो क्योंकि अब मॉडर्न टर्म है, तो आप बोलोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सही है, नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिर आप इसमें कर दोगे ऐड ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चन के अंदर दो बैलेंस शीट दी हुई होंगी तो उसमें जो ओपनिंग कैश और बैंक दोनों को कंबाइन कर देना। अगर सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से दी हो तो वो एज इट इज लिख देना। और इस नेट चेंज इन कैश में जब आप ओपनिंग बैलेंस ऐड करोगे तो यू शुड गेट द क्लोजिंग बैलेंस। और ये भी आप चेक कर सकते हो अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट पे, दोनों आप वैल्यूज को कंपेयर करो। क्लोजिंग बैलेंस शीट पे मतलब कैश और बैंक को ऐड कर दो तो इट शुड बी इक्वल टू दिस लास्ट आंसर ऑफ योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो ज़रा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को अगली स्लाइड में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये मुश्किल होता है थोड़ा, वैसे मुझे तो आसान लगता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को हमें डिस्कस करना है कि भाई ये इसमें कैसे निकालते हैं। तो देखो इशू ऑफ शेयर्स हम कैसे निकालते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्ट और एंड, उसने यहाँ लिखा हुआ है $1 OSC शेयर प्रीमियम रिवैल्यूएशन रिजर्व जेन्युइन रिजर्व व्हाटएवर, एंड लेट्स से इसकी जो वैल्यू है ये है 60,000, ये है 70,000, ये है 10,000, ये है 12,000, 5 लेट्स से 8। सो देखो 99% केसेस में जब कोई बोनस इशू ना हो, कोई राइट्स इशू हो, जो भी हो, सिर्फ अगर बोनस इशू ना हो तो फिर तो हम इशू ऑफ शेयर्स निकालने के लिए ना सिंपली ये कर सकते हैं कि इनको देखें और हम ये बोल सकते हैं यार ये देखो ये पहले 70,000 था इसका टोटल शेयर्स और शेयर्स प्रीमियम का, तो 70,000 पहले इसका टोटल था और अब इसका टोटल हो गया 82,000। इसका मतलब है हमने जो शेयर्स इशू किए हैं उससे हमें $12,000 मिले, सिंपल। या ये 10 से बढ़ गया, ये 2 से बढ़ गया, तो इसका मतलब है 10,000 शेयर्स 1.2 पे बेचे थे जिन पे प्रीमियम कमाए थे। क्योंकि देखो शेयर प्रीमियम वैसे ही नहीं बढ़ता, शेयर प्रीमियम से तब बढ़ता है जब शेयर्स इशू करते हैं, और शेयर्स भी तब बढ़ते हैं जब शेयर्स इशू करते हैं। रीवैल्यूएशन रिजर्व तो वैसे भी कांस्टेंट रहा है, बढ़ भी रहा होता है तो वो तो किसी और वजह से बढ़ता है ना भाई, वो तो प्रॉपर्टी की वजह से बढ़ता है। इसी तरह जो आपका जनरल रिजर्व है वो तो ट्रांसफर मारने की वजह से बढ़ता है ना, वो ऐसे तो नहीं बढ़ता। तो इसलिए इशू ऑफ शेयर्स इज सिंपल लाइक दिस, अगर बोनस इशू ना हो। इसी तरह अगर जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं 10% डिबेंचर्स और ये 5,000 है और ये 7,000 है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये भी प्लस कर लेंगे 2,000। और अगर ये 15 और ये 7 हो तो दैट मीन्स रिडेम्पशन हो गई, या मतलब रीपेमेंट हो गई डिबेंचर्स की 8,000 की, उसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, अगर बोनस इशू हो वो मैं करा रहा हूँ, बट अगर बोनस इशू ना हो, समझ गए, इशू ऑफ शेयर ऐसे निकालते हैं। डिविडेंड्स कैसे निकालते हैं? दिए हुए होते हैं, या वो बोल देगा यार $0.2 पर शेयर, वो तो वही गेम है जो कंपनी अकाउंट्स में है, तो आप नंबर ऑफ शेयर्स पे कर लें, या वैल्यू अगर परसेंटेज में दिया हो तो वैल्यू पे कर लें, तो उससे आपके डिविडेंड्स आ जाएंगे। वो कंपनी अकाउंट्स की वीडियो देख लो अगर नहीं आता तो। नाउ व्हेन देयर इज़ अ बोनस इशू, तो तब हम कैसे इशू ऑफ शेयर्स निकालते हैं? तो लेट्स से ये स्टार्ट है, ये एंड है, और शेयर कैपिटल है लेट्स से 50,000 एंड 70,000। ठीक है, और अगर वो बोले यार 20,000 शेयर्स वर इशूड इन बोनस, फिर तो इसका मतलब होगा इशू ऑफ शेयर से हमें कोई पैसे नहीं मिले, हम शो ही नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसने बोल दिया 2 for 5 बोनस इशू हुआ था, तो हमें नज़र आ रहा है यार 2 for 5 बोनस इशू हुआ था क्योंकि 20,000 शेयर्स हमने इशू कर दिए। लेकिन अगर वो ये ना बताए कि कितना बोनस, कि सारा का सारा बोनस इशू हुआ, एंड लेट्स से आपका जो शेयर प्रीमियम है वो पहले था 30,000 और फिर हो गया वो 22,000, और आपके पास जनरल रिजर्व है वो जो भी है,
और अब मैं आपको बोलूँ कि यार 1/5 बोनस इशू हुआ था फ्रॉम शेयर प्रीमियम. अगेन अगर बोनस इशू शेयर प्रीमियम से हुआ है ना, आप तब भी वैसे टेक्निकली बोनस इशू अगर शेयर प्रीमियम से होगा वही मेथड यूज़ कर सकते हैं कि आप उसमें चेंज देखें और उसमें चेंज देखें और दोनों चेंज का नेट ले लें. मतलब अगर बोनस इशू फ्रॉम शेयर प्रीमियम हुआ है तो मैं बोल सकता हूँ यार अभी भी फ़र्क नहीं पड़ता, 12,000 ही आंसर आएगा, क्योंकि ये 20 से बड़ा है लेकिन ये 8 से कम हुआ है, तो 12,000 आप आंसर लिख सकते हैं. या अगर आपने सॉल्व करके करना हो तो सॉल्व करके करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें अगर शेयर प्रीमियम से ना हो तो फिर आपको आंसर गलत मिलेगा इस वाले मेथड से. तो सॉल्व करके सीखें. तो देखिए अगर आपके पास 50,000 शेयर्स हैं, पहली बात बोनस इशू हम इस पर क्यों लगा रहे हैं, इस पर क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि इस पर तो ऑलरेडी लग चुका है, ये एंड की फिगर है, हमें स्टार्ट की फिगर पे ही लगाना पड़ेगा. तो अगर 50,000 पे मैं 1/5 करूँ तो आंसर आता है 10,000. तो इसका मतलब ये होता है कि यार जब 10,000 का बोनस इशू हमने किया होगा तो ये बन गया होगा 60,000 और ये बन गया होगा 20,000. ठीक है. और फिर लेकिन ये यहाँ पे तो 70 है, यहाँ पे 22 है, मतलब हमने 10,000 शेयर्स बोनस इशू के बाद कैश पे भी इशू किए होंगे, जिससे हमें 2,000 का प्रीमियम भी मिला होगा, तो 12,000 आ गया. ठीक है. और अगर जैसे लेट से रिवेल्यूशन रिजर्व के साथ भी करा देता हूँ एग्जांपल. लेट से यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्टार्ट, उधर आपको दिया हुआ है एंड. लेट से योर शेयर कैपिटल, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व. लेट्स अस्यूम दिस इज 100,000, दिस इज 5,000, this is 15,000, and this is 10,000, and this is 140, and let's say this is 0, and this is 20,000, and this is 12,000. ठीक है. और वो बोलता है इस कंपनी ने किया है 1/10 बोनस इशू. तो अब जब 1/10 बोनस इशू किया होगा तो आप हमेशा इसमें बोनस इशू की एडजस्टमेंट कर लें. पहले बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, बोनस इशू की एडजस्टमेंट कर लें. 1/10 बोनस इशू है, मतलब आपने 10,000 का बोनस इशू किया तो वो रीवैल्यूएशन से 5,000 कटे होंगे और शेयर प्रीमियम से 5,000 कटे होंगे और शेयर कैपिटल में 10,000 चले गए होंगे. तो इसका मतलब है ये बन गया होगा 110, ये बन गया होगा 0 और ये बन गया होगा 10. और फिर वही करो, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, ये 30 से बढ़ रहा है, ये 10 से बढ़ रहा है, मतलब हमने 40,000 शेयर्स, 40,000 का हमें इशू शेयर से फ़ायदा हो गया. ठीक है. अच्छा, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में ना, वन मोर थिंग, अगर प्रॉपर्टी रीवैल्यू हो रही होती है तो वो कहीं पे भी नहीं जाती है चीज़. ठीक है ना. तो वो ये नहीं कि आप बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो आप उसको एडिशन में डाल दें. अगर ये देखो अगर रीवैल्यू हो रही है तो नहीं डालना है. अगर जैसे अगर बिल्डिंग पहले 40 है फिर 70 है और रीवैल्यूएशन सिर्फ 20 की हुई है, तो दैट मीन्स 40 से 60 वो रीवैल्यूएशन की वजह से हुआ, 60 से 70 परचेज की वजह से हुआ. और अगर रीवैल्यूएशन नहीं हुई तो बिल्डिंग अगर 40 से 70 हो गई, दैट मीन्स आपने 30,000 की बिल्डिंग खरीदी है. अच्छा, अगर इनटैंजिबल एसेट दिए हों वो भी अगर बढ़ रहे हों, वो भी रीवैल्यू हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं. अगर बढ़ रहे हो तो मतलब आपने ख़रीदे हैं, अगर कम हो रहे हो तो मतलब या तो आपने डिप्रिशिएट किए हैं या आपने बेचे हैं. तो वो आपको बता देगा क्वेश्चन में. ठीक है. उसको भी वही नेट बुक वैल्यू से आप कर सकते हो सेम तरीके से. सही है. अच्छा, एक लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट है. जैसे एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, मुझे नहीं लगता अब ये कभी आ सकता है, लेकिन पुराने पेपर्स में आता था. अब वो 25 मार्क के लिए पता नहीं कैसे देंगे. तो वो बोलता ये है कि जैसे अभी जो ज़्यादातर क्वेश्चन है ना, लाइक 99%, उसमें क्या होता है, आपके पास स्टार्ट की बैलेंस शीट होती है और एंड की भी बैलेंस शीट होती है. तो ये सब कुछ होता है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, पूरी बैलेंस शीट्स होती हैं. तो आप उनको देखते हुए एक आप बना लेते हो अपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. सही है. मतलब स्टार्ट की बैलेंस शीट और एंड की बैलेंस शीट अगर हो, जैसे 2006 और 2007 की बैलेंस शीट अगर हो, तो मैं कैश फ्लो बना सकता हूँ फॉर 2007, राइट. बट एक क्वेश्चन था, अगर मैं आपको कैश फ्लो दे दूँ 2007 का और इन दोनों में से कोई भी एक बैलेंस शीट दे दूँ और मैं आपको बोलूँ मेक द अदर वन, मतलब मेक द एंडिंग वन, लेट से,
स्टार्ट की बैलेंस शीट दी हुई और कैश फ्लो दिया हुआ और मैं आपको कह रहा हूँ यार एंड की बैलेंस शीट बनाओ, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? इसको ऐसे हैंडल करते हैं भाई कि देखो, अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट समझ आता है तो तब तो इट्स ईजी, क्योंकि देखो अगर लेट्स से हमें एंड की बैलेंस शीट बनानी है तो बैलेंस शीट शुरू कहाँ से होती है? बैलेंस शीट शुरू होती है नॉन करंट एसेट से, ठीक है। पहले हम नॉन करंट एसेट का एक अकाउंट बनाते थे, नेट बुक वैल्यू। वो हम क्यों बनाते थे? नेट बुक वैल्यू अकाउंट हम इसलिए बनाते थे ताकि हम डेप्रीसिएशन ढूंढ लें या एडिशंस ढूंढ लें। अब क्योंकि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट तो है लेकिन क्लोजिंग नहीं है, तो अगर ओपनिंग बैलेंस शीट है दैट मीन्स बीडी तो हमारे पास है। इसी तरह क्योंकि हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो हमारे पास एडिशंस भी हैं इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, सही है। फिर हमारे पास डिस्पोजल भी होगा फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, उसमें से लॉस या गेन को एडजस्ट कर लेंगे तो नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर मैं बोलूँ 14 का बेचा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नज़र आ रहा होगा आपने 14 का बेचा, और अगर 3 का आपको गेन हुआ है दैट मीन उसकी नेट बुक वैल्यू तो 11 थी ना, तो ये डिस्पोजल आ जाएगा। डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर भी हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जहाँ हम ऐड करते थे निकाल के वो दी हुई होगी, तो हमें क्या मिल जाएगा? कैरेट डाउन। और ये कैरेट डाउन ही हमें ढूंढना है, इसको हम बैलेंस शीट में लगा देंगे। फिर हम आएंगे अपने करंट एसेट्स पे, उसमें आएंगे इन्वेंट्री, सही है। मैं अभी आपको क्या सिखा रहा हूँ, क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। अच्छा, उसमें आएगी इन्वेंट्री। अब अगर इन्वेंट्री आपको ओपनिंग बैलेंस शीट पे दी हुई है 12 और हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिया हुआ होता है ना कि इन्वेंट्री ओवर द ईयर इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, तो अगर 12 है और वो कह रहा है इंक्रीज हुई है 4 से, तो आप यहाँ पे 16 लिख देंगे, ठीक है, इट्स ईजी। ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो भी इंक्रीज डिक्रीज से पता चल जाएगा, सही है। बैंक बैलेंस तो आपको वैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो एंड होता है वो आपको क्लोजिंग बैलेंस बता देता है। प्रीपेड शीपेड भी वहाँ से आ जाएंगे, आपके टोटल एसेट्स आ गए। फिर आप आओगे अपनी इक्विटी सेक्शन पे, तो उसमें अगेन शेयर कैपिटल होता है, शेयर प्रीमियम होता है, क्योंकि पुराना दिया होगा और इश्यू ऑफ शेयर्स में उसने हमें फिर डेफिनेटली बताया होगा यार कि कितनी वैल्यू पे इशू किए हैं, तो हम उसमें से जितना पार, जैसे अगर वो इश्यू ऑफ शेयर्स में लिखा हो 12,000 और कहीं बताया होगा यार शेयर्स 10,000, तो हम 10 इधर ऐड कर देंगे पुराने वाले में और 2 इधर ऐड कर देंगे, अंडरस्टैंड। इसी तरह अगर आपकी जो जनरल रिजर्व है वो उसने आपको बताया होगा कि ट्रांसफ़र कितना किया है, अगर किया है तो अगर ट्रांसफ़र किया है तो आप जो भी पुराना वाला है उसमें ऐड करके लिख दो, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना फिर भी आसान होती है। रिटेन अर्निंग्स भी आपको दी हुई होंगी, ठीक है। फिर लाइबिलिटीज़ में भी वही है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, वो सब लिख के यहाँ आ जाएगा, इट शुड बी इक्वल, ठीक है। टैक्स का भी शायद आपको अकाउंट बनाना पड़े, और बेसिकली देखो जैसे बीडी और सीडी टैक्स के अकाउंट में ना पहले ये और ये दिया होता था, अब ये नहीं दिया हुआ, ये फाइंड करना है। इनकम स्टेटमेंट क्योंकि बनी हुई होगी, इनकम स्टेटमेंट दी हुई होती है, सही, और बैंक भी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिल जाएगा। तो बेसिकली आप जो अकाउंट्स बनाते थे अब उसमें सीडी ढूंढ ढूंढ के ना सारे सीडी आप बैलेंस शीट में डाल दो, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको 2007 की बैलेंस शीट दी हुई है, 2007 का कैश फ्लो दिया हुआ है, इनकम स्टेटमेंट 2007 का दिया हुआ है, लेकिन वो कह रहा है 2006 के एंड की बैलेंस शीट आप बनाओ। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम वही नेट बुक वैल्यू अकाउंट बनाया, लेकिन अब बीडी को खाली छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास नहीं है, सीडी है एंड बाकी सारी चीज़ें हैं, सही है। इसी तरह जब करंट एसेट में जाएंगे, अब इसमें थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग होता है। देखो आपके पास अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट पे लिखा हुआ आपका स्टॉक है 14 और वो आपको बता रहा है कि ओवर द ईयर स्टॉक इंक्रीज हुआ है बाय 4, अब क्योंकि हमें पिछली बैलेंस शीट बनानी है तो हम इंक्रीज को माइनस करेंगे अब, ठीक है। मतलब अगर अभी 14 है क्लोजिंग बैलेंस शीट पे, इस पे अगर 14 है, हमें इसका चाहिए, और कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देख के पता चल रहा है 4 से बड़ा है तो पहले कम होगा ना, तो बोले 4 से कम हुआ है तो पहले 18 होगा, सही है। एंड बाकी सारी चीज़ें तो उसी तरीके से होती हैं। तो ये अगर आ जाए तो देख लेना, एक क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करूँगा वीडियो पे, तो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आई होप दिस वाज अ गुड रिवीजन। तो ठीक है जी, टेक केयर, खुदा हाफिज़।